मेरी प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। मेजर बलवंत का उपन्यास आधी रात के बाद, भाग 4। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शाम के 7 बजे जब मेजर बलवंत और सोनिया होटल नटराज से निकले तो वे पूरी तरह लैस थे और उन्हें पहचानना सरल ना था। ठीक 8:05 पर वे सेठ अक्षय चंद के बंगले के निकट पहुंच गए। मेजर ने देखा कि बंगले में से एक सजीला नवयुवक निकल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें लटकी हुई थी, ठोड़ी के हिस्से पर छोटी सी दाढ़ी थी। उसने फूलदार बुशर्ट और बहुत खुले पाउचों की पैंट पहन रखी थी। सोनिया ने मेजर से कहा, यह कौन है? यह सेठ के मकान में क्या करने गया था? मेजर ने कार की गति धीमी करते हुए कहा, सोनिया, मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो कि यह नौजवान कैसे अजीब ढंग से चल रहा है। मैं अपनी योजना में परिवर्तन कर रहा हूँ। सेठ या अनुपमा से मिलने के बजाय मैं इस नौजवान का पीछा करना चाहता हूँ। यह कहकर मेजर ने कार थोड़ी आगे बढ़ाई और एक गली नुमा सड़क के किनारे रोक दी। अनोखी चाल चलता हुआ नवयुवक सड़क पर बिजली के एक खंभे के पास खड़ा हो गया। वह शायद बस या टैक्सी की प्रतीक्षा में था। मेजर और सोनिया की आंखें बराबर उसी ओर जमी रहीं। एक खाली टैक्सी गुजरी तो नवयुवक ने हाथ के इशारे से रुकवा ली। पिछला दरवाजा खोलकर वह टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी चल पड़ी। मेजर ने भी इंजन स्टार्ट कर दिया था। उसकी कार आगे जा रही टैक्सी का पीछा करने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद टैक्सी ने साक्षी के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय रात के 8:15 थे। टैक्सी 2-3 चौराहे पार करके एक मैदान में जा पहुंची। उस मैदान में एक छोटी सी इमारत थी। इमारत की छत खपरेल की थी। इमारत गोलाकार थी। सामने की ओर बिजली का बल्ब जल रहा था। उस बल्ब के नीचे एक बोर्ड था जिस पर अंकित था, अरविंद प्राइमरी स्कूल। मेजर ने टैक्सी रुकते देखी तो अपनी कार मैदान के छोर में खड़ी कर दी। टैक्सी रुकने पर इमारत में से एक लड़की निकली। उसने बड़ी आत्मीयता के साथ उस नौजवान से हाथ मिलाया जो टैक्सी से उतरा था। नौजवान ने किराया चुकाया और टैक्सी मुड़कर मेजर की कार के पास से निकल गई। मेजर और सोनिया की नजरें उसी नौजवान पर लगी रहीं। उसकी आगवानी के वास्ते इमारत में से निकली हुई लड़की उससे लिपट गई थी। अब वह उसे चूमे जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे की कमर में बाहें डाले स्कूल के भवन में प्रविष्ट हो गए। सोनिया, मेजर बोला, अब कार से बाहर आ जाओ। हम दोनों स्कूल के पीछे की ओर से इमारत में पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरे विचार में यह नौजवान जिस लड़की से मिलने आया है वह कोई अध्यापिका है और स्कूल में ही रहती है। दोनों लपक कर स्कूल भवन के पीछे पहुंच गए। उन्हें इमारत में प्रविष्ट होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इमारत में आगे की ओर विभिन्न श्रेणियों की पढ़ाई के कमरे थे और उन कमरों के पीछे रिहायशी कक्ष बने हुए थे। एक कक्ष में प्रकाश हो रहा था। उसका दरवाजा भिड़ा हुआ था। खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था, मगर पर्दे से खिड़की पूरी तरह नहीं ढापी गई थी। मेजर दीवार के साथ सट कर खड़ा हो गया। वह खिड़की के किनारे से कक्ष के अंदर झांकने लगा। अंदर उसने अनोखा ही दृश्य देखा। नौजवान एक पलंग पर लेटा हुआ था। अध्यापिका उसके ऊपर पूरी तरह फैली हुई थी। वे दोनों बारी बारी से एक दूसरे से के चुंबन ले रहे थे। काश तुम लड़का होती, अध्यापिका ने नौजवान से कहा। क्या मैं लड़का नहीं हूँ? नौजवान ने कहा। इस उत्तर पर अध्यापिका हंसने लगी। सोनिया भी खिड़की के किनारे से अंदर झांक रही थी। अध्यापिका ने अपनी हंसी पर नियंत्रण पाकर कहा, अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती। इतना कहकर उसने नौजवान की दोनों मूछें पकड़कर उतार दी, फिर उसकी दाढ़ी नोचकर हाथ में ले ली। सोनिया और मेजर चकित रह गए। वह नौजवान नहीं था, अनुपमा थी। मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुमने वह समाचार नहीं पढ़ा कि 2 अंग्रेज लड़कियों ने गिरजाघर जाकर विधिवत शादी कर ली है? अनुपमा ने कहा और उसकी दृष्टि खिड़की पर पड़ी। उसे कुछ संदेह सा हुआ। मेजर और सोनिया तुरंत खिड़की से हट गए और दबे पांव सामने वाले कमरे में घुस गए जिसमें अंधेरा था। सोनिया ने देखा कि अनुपमा अपने कक्ष के द्वार तक आई और इधर उधर झांकती रही। फिर वह अपने कक्ष में लौट गई। मेजर और सोनिया अंधेरे कमरे में खड़े खड़े अनुपमा और अध्यापिका की बातें सुनने का प्रयास करने लगे। बातें स्पष्ट नहीं सुनी जा सकी क्योंकि उन दोनों ने अब दबी आवाज में बातें शुरू कर दी थी।
10 मिनट के निरंतर प्रयास के बावजूद उनकी बातों का एक भी वाक्य वे स्पष्ट ना सुन पाए। अचानक सोनिया को उस अंधेरे कमरे की विचित्र गंध के कारण छींक आ गई। साथ वाले कमरे से कोई तेजी से झपटता हुआ आया और बाहर ही से बोला, तुम कोई भी हो, अपने हाथ सिर के ऊपर उठाकर बाहर आ जाओ। मेजर निर्भीकता से बाहर निकलने को था कि किसी ने बाहर ही से दरवाजे के पट अपनी ओर खींचे और कुंडी चढ़ा दी। मेजर और सोनिया अंधेरे कमरे में बंद होकर रह गए। कुछ मिनट बाद उन्हें बाहर से जाते हुए कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। मेजर उस कमरे में बिजली का बल्ब टटोलने लगा। 5 मिनट तक वह दीवारें टटोलता रहा। आखिर बत्ती जलाने में वह सफल हो गया। कमरे में उजाला होते ही दोनों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वह कमरा लाठियों, खंजरों और तलवारों से भरा हुआ था। 4 मानव खोपड़ियां कमरे की दीवारों के चारों कोनों में रखी हुई थी। एक नर खोपड़ी कमरे के बीचों बीच चटाई पर धरी थी। वह खोपड़ी पूरी की पूरी सिंदूर से पुती हुई थी और सिर पर गुलाब का फूल पड़ा था। ये इंसानी खोपड़ियां, तलवारें, खंजर और लाठियां एक प्राइमरी स्कूल में, इनका क्या मतलब है? सोनिया ने पूछा। ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ तांत्रिक विद्या की साधना होती है, मेजर ने कहा। सोनिया, हमें तुरंत इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। मेरा अनुमान है कि अनुपमा और अध्यापिका अपने साथियों को बुलाने गई हैं। इतना कहकर मेजर ने दरवाजे से कंधा जोड़कर धक्के देने शुरू किए। 5 मिनट के प्रहारों के बाद दरवाजा चरमराकर गिर पड़ा। कमरे से बाहर निकलकर मेजर और सोनिया ने गहरे श्वास खींचे। मेजर ने हांफते हुए कहा, मैं जल्दी जल्दी स्कूल को एक नजर देख लूं, फिर हमें तुरंत वापस चल देना है। दोनों ने एक एक करके सभी क्लासरूम देख डाले। उनमें डेस्कों, बेंचों और ब्लैक बोर्डों के सिवा कुछ न था। स्कूल के प्रबंधक का कक्ष देखने को समय नहीं था। वे जल्दी से पीछे मुड़े। अनुपमा और अध्यापिका जल्दी से अपने कक्ष की बत्ती जलती छोड़ गई थी। स्कूल भवन से निकलकर मेजर और सोनिया कच्चे मैदान में निकल आए। कार वहीं खड़ी थी जहां वे छोड़कर गए थे। कार में बैठकर मेजर ने उसे स्टार्ट किया और साक्षी के क्षेत्र से दोबारा सेठ अक्षय चंद के बंगले की ओर रवाना हो गए। बागमती रोड आकर मेजर ने कार सेठ अक्षय चंद के बंगले के बाहर रोक दी। सोनिया और मेजर कार से उतरकर बंगले में प्रविष्ट हुए। बरामदे में आकर मेजर ने मुख्य द्वार पर दस्तक दी। दरवाजा नौकरानी ने खोला। मिस अनुपमा क्या घर में है? मेजर ने पूछा। नहीं, मैं कब गई थी मुझे मालूम नहीं, मैं किचन में थी। सेठ जी क्या कर रहे हैं? विस्की पी रहे हैं। उन्हें पीने दो, हम जा रहे हैं, मेजर ने दरवाजे से मुड़ते हुए कहा। आप नौकरानी के टोकने पर मेजर बोला, सेठ जी से इतना ही कह देना कि मेजर बलवंत आया था मगर लौट गया। मालती जुबली रोड पर आ पहुंची। नंदलाल और यशोदा के मकान के बाहर अब भी ताला लगा था। अंदर एक कुत्ता कू कू कर रहा था और कभी कभी रोने लगता था। इतने में 2 आदमी उस गली में से गुजरे। वे शायद उसी गली के निवासी थे। उन्होंने मालती को नंदलाल के मकान के बाहर खड़े देखा तो उनमें से एक बोला, नंदलाल कुत्ते को अंदर बंद करके है, बेचारा 2 घंटे से रो रहा है, भूखा होगा। क्या नंदलाल वापस आया था? मालती ने पूछा। दोपहर को उसे देखा तो था, दूसरा व्यक्ति बोला। उसके साथ कौन था? मालती ने पूछा। किसी और को तो उसके साथ नहीं देखा। क्या यशोदा उसके साथ नहीं थी? नहीं। फिर तो यहाँ आना बेकार रहा। मालती ने यह वाक्य इस उद्देश्य से कहा कि पड़ोसी अपनी अपनी राह लेंगे, मगर जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी था। इसलिए उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि नंदू कहाँ मिल सकता है? उसने नंदू इस कारण कहा कि पुरानी जान पहचान का भाव प्रकट हो। उसने पूछा, नंदू जब अपने घर नहीं होता तो कहाँ जाता है? उसके कई ठिकाने हैं, हम नहीं जानते कि वह कहाँ कहाँ होता है। इतना उत्तर देकर दूसरा आदमी आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे पहला आदमी भी चला गया। मकान के अंदर से कुत्ते के रोने की आवाज फिर आई। मालती ने हैंडबैग खोलकर मास्टर चाबी निकाली और ताला खोल दिया। कुत्ता गुर्रा कर उठा। मालती ने दलान में पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया। कुत्ता इस तरह तन गया था जैसे अभी झपट पड़ेगा। जब उसने मालती के हाथ में पत्थर देखा तो घबरा गया। वह खप खप की ध्वनि करता हुआ दरवाजे की ओर भागा और गली में जाकर भौंकने लगा। मालती ने भीतर से दरवाजा भिड़ा लिया और अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में अंधेरा था। मालती ने दीवार टटोली और बिजली का बटन दबा दिया। उजाला होते ही वह 2 कदम पीछे हट गई। पुराने पलंग पर बिछे मैले बिस्तर पर नंदलाल औंधा लेटा हुआ था। बदन पर ना बुशर्ट थी, ना बनियान,
केवल पैंट पहन रखी थी। उसके दोनों हाथ रस्सियों से पलंग के सिरहाने बंधे हुए थे। सिर के पीछे बालों में बहुत सा रक्त जमा हुआ था और वहां के बाल चिपक गए थे। मालती कुछ देर जड़ होकर खड़ी रही। उसे आशा न थी कि नंदलाल के घर के अंदर इस हालत में उसे पड़ा हुआ देखने को मिलेगा। नंदलाल की पीठ पर भी खराशे थी, जिनसे रक्त निकलकर जम चुका था। जमा हुआ रक्त अब काला पड़ने लगा था। वे खराशे भी अनोखे ढंग की बनी हुई थी। मालती ने अनुमान लगाया, नंदलाल को शायद बांधकर मार डाला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारे इसे पहले से जानते थे, या तो वे इसके साथ आए या बाद में आ धमके। अब पड़ोसियों से पूछताछ का कोई लाभ ना था। यह भी संभव है कि यशोदा ही अपने साथ 2-3 आदमी लाई हो और उन्होंने मिलकर इसे ठिकाने लगा दिया हो। मालती ने सोचा उचित यही है कि मेजर साहब को फोन कर दिया जाए। यह सोचकर मालती मकान से बाहर निकल आई। उसने मकान को बाहर से ताला लगा दिया। फिर ऐसे मकान को खोजने लगी जिसमें टेलीफोन लगा हो। एक मकान में उसे फोन करने की सुविधा मिल गई। मेजर बलवंत को पूरी रिपोर्ट दे दी गई। मेजर ने उसे उसी गली में मौजूद रहने का निर्देश दिया। थोड़ी देर बाद क्रोकोडाइल और सोनिया के साथ मेजर बलवंत आ पहुंचा। मालती ने नंदलाल के दरवाजे का ताला फिर मास्टर चाबी से खोल दिया। मेजर ने पलंग पर पड़ी नंदलाल की लाश देखी। वह लाश की जांच में व्यस्त हो गया। उसने कमरे के वातावरण पर दृष्टि दौड़ाई। फिर 2 पल रुककर बोला, नंदलाल की लाश देखकर एक अनोखी बात सामने आ रही है। इसके सिर पर किसी ने नुकीली हथौड़ी से वार किया है। इसे बेहोश करके पलंग पर बांध दिया गया। इसकी बुशर्ट और बनियान उतार कर कोड़े मारे गए। इसके बाद नुकीली हथौड़ी के प्रहार से इसका काम तमाम कर डाला। पीठ पर कोड़ों के निशान से यह सिद्ध होता है कि इससे कुछ पूछने की कोशिश की गई थी। जब इसने कोई रहस्य बताने से इनकार कर दिया तो क्रोध में आकर हमलावर ने इसे बेहोश किया और बांधकर फिर इसे कोड़े मारे गए। एक बात और भी निश्चित है कि नंदलाल के हत्यारे इसके परिचित थे। यह भी असंभव नहीं कि उनमें यशोदा भी शामिल हो। इतना कहकर मेजर ने जेब से कागज और फाउंटेन पेन निकाला और पेन से उसने कागज पर वैसे ही चिन्ह बनाने शुरू किए जैसे नंदलाल की पीठ पर खराशों के थे। आप इन खराशों की नकल क्यों उतार रहे हैं? मालती ने पूछा। मालती, ये खराशे बड़ी रहस्यपूर्ण है, मेजर ने कहा। इस काम से निमटकर मेजर ने क्रोकोडाइल को उसके गले के पट्टे से पकड़ लिया। उसे वह फर्श के एक खास स्थल तक ले आया। मेजर साहब, आपने ये कैसे अनुमान लगाया कि नंदलाल की पहले नुकीले हथौड़ी से बेहोश किया गया? मालती ने पूछा। मालती, इधर आओ, जहाँ क्रोकोडाइल जमीन सूंघ रहा है, मेजर ने कहा। मालती उसके पास सरक आई। मालती ने देखा कि वहां खून के 3-4 धब्बे थे। उन धब्बों की ओर उंगली से इशारा करते हुए मेजर ने मालती के प्रश्नों का उत्तर दिया। इसी जगह पर नंदलाल पर पहला वार किया गया। क्रोकोडाइल जमीन सूंघकर मकान के बाहर निकला। मेजर बोला, मालती, तुम मकान बंद करके तुरंत होटल नटराज में पहुंचो और वहां से इंस्पेक्टर शशि मोहन को फोन कर नंदलाल की हत्या की सूचित कर देना। मैं और सोनिया कार में क्रोकोडाइल के पीछे जा रहे हैं। इतना कहकर उसने सोनिया की कलाई पकड़ी और कार की ओर लपका। क्रोकोडाइल गली में खड़ा मेजर के आने की प्रतीक्षा में था। जैसे ही मेजर और सोनिया कार में बैठे और कार का इंजन स्टार्ट हुआ, क्रोकोडाइल गली में से निकलकर जुबली रोड पर आ पहुंचा। सड़क पर आते ही वह तेजी से दौड़ने लगा। मेजर ने भी कार की गति बढ़ा दी। मेजर बलवंत के निर्देशानुसार सुधीर और डोरा सीधे इंस्पेक्टर शशि मोहन के पास पहुंचे। उनके पास मेजर का दिया हुआ कागज था, जिस पर उनके कामों का प्रोग्राम लिखा हुआ था। डोरा और सुधीर लगभग आधे घंटे तक इंस्पेक्टर से विचार विमर्श करते रहे। इंस्पेक्टर से जो जानकारी मिली उससे वे दोनों बड़े संतुष्ट हुए। इंस्पेक्टर से मिलकर वे दोनों बुलवर्ड रोड पहुंचे। वहां की सबसे पिछली गली में से एक आलीशान इमारत थी। वह इमारत मुगल निर्माण शैली का उत्कृष्ट नमूना कही जा सकती थी। सुधीर ने कहा, डोरा, तुम मकान के अंदर जाओ। मकान में पर्दा नशी औरतें होंगी। वे शायद मुझसे बात ना करें। तुमसे कोई पर्दा नहीं करेगा। डोरा मकान में चली गई। सुधीर बाहर आसपास टहलता रहा। लगभग 15 मिनट बाद डोरा लौट आई। उसने सुधीर के पास आकर बताया, घर वालों को टेलीग्राम मिल चुका है। वे लोग 9:30 बजे की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। इस समय 10:15 बजे हैं। गाड़ी शायद आधा पौना घंटा देर से पहुंचे। समझो कि वे आने वाले हैं।
फिर तो हमें इंतजार करना चाहिए। यह भी मुमकिन है कि उनके आज आने के बारे में दुश्मन को पहले से पता हो। वह आज रात भी हमला कर सकता है। डोरा, मेरी राय यह है कि तुम मकान के सामने रहो और मैं मकान के पीछे छुप कर रहूंगा। डोरा ने उसकी बात मान ली। वह मकान के सामने रही और सुधीर पीछे की ओर चल दिया। पौना घंटे के बाद डोरा ने देखा कि मकान के पास एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी की पिछली सीट पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसकी दाढ़ी भूरी और खसखसी थी। उसने काली अचकन, सफेद गांधी टोपी और खुले पायचों का पजामा पहन रखा था। पैरों में पंप शू थे। वह देर आयु का गोरा चुट्टा व्यक्ति था। उसके पास एक महिला बैठी थी जो अपने रूप लावण्य से आंखों में चौंध पैदा कर रही थी। वह रेशमी साड़ी में थी। उसका बदन मांसल था, भरा भरा, कानों में हीरो की टॉप से। अचानक अचकनधारी व्यक्ति ने टैक्सी का किराया चुकाया और पास बैठी महिला से बोला, मैंने आपके बंगले तक का किराया चुका दिया है। मैं चाहता था कि आप मेरे गरीब खाने में चलते। गाड़ी में अचानक हुई इस मुलाकात को मैं हमेशा की मुलाकात में तब्दील करना चाहता हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि महिला कहते कहते रुक गई। क्या सोच रही हैं आप? अचकनधारी ने पूछा। मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी में हमें एक दूसरे के नजदीक आने का अवसर नहीं मिला। आपके मकान में घर के लोग आपकी राह देखते होंगे। वहां भी हमें खुलकर बात करने का अवसर नहीं लगेगा। क्या कहीं कुछ देर के वास्ते हम अकेले नहीं बैठ सकते? मैं आपके सामने अपनी कुछ मुश्किलें रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस गली के पीछे हरियाला मैदान है, हम वहां टहल सकते हैं। यह कहकर अचकनधारी ने टैक्सी ड्राइवर की ओर मुंह फेरा। तुम बाकी पैसे अपने पास रखो, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से जाएंगे। क्या मैं इनका इंतजार करूं? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। नहीं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, अचकनधारी ने जवाब दिया। उसने अपना सूटकेस उठाया और दरवाजा खोलकर टैक्सी से निकल आया। महिला दूसरा दरवाजा खोलकर निकल आई। वे दोनों गली के रास्ते पीछे की ओर हरियाली मैदान में आ गए। अचकनधारी ने अपना सूटकेस घास पर रख दिया। सुधीर वहां ओट में था। उसने चांदनी में एक पुरुष के साथ किसी महिला को ध्यान से देखा। महिला ने अपनी बाह उस पुरुष की गर्दन के गिर्द लपेट रखी थी। आपको याद होगा कि रेलवे स्टेशन से मैंने फोन किया था, महिला ने कहा। वह बड़ा जरूरी फोन था। फोन पर मैंने अपनी छोटी बहन को कहा था कि वह घबराए नहीं। मुझे ऐसा दयालु इंसान मिल गया है जो हमारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। यह कहकर उस सुंदरी ने पुरुष के गाल को चूम लिया। अचकनधारी के शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई और उसने सुंदरी को अपने बाहुपाश में ले लिया। उसने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से कोई वस्तु निकालकर हाथ में ले ली। महिला ने इस अवसर का लाभ उठाया। उधर डोरा दबे पांव सुधीर के पास पहुंच गई थी। उन दोनों की आंखें सामने का दृश्य देख रही थी। डोरा ने उस महिला के हाथ में कोई चमकती हुई वस्तु देखी तो उसके मुंह से चीख से निकल गई, खंजर। तभी सुधीर ने मैदान के दोनों किनारों पर आकृतियां उभरती देखी। बाएं छोर से 3 आकृतियां और दाएं छोर से 2 आकृतियां दिखाई दी। डोरा उस जोड़े की ओर लपकने को थी कि सुधीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, क्या कर रही हो? मैं समझती हूँ कि वह औरत उस अचकनधारी की हत्या करके रहेगी। हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, डोरा बोली। डोरा, तुम यह क्यों नहीं समझते कि उन तक पहुंचने में हमें कितना समय लग जाएगा? हमारे रिवॉल्वर की गोली भी तो वहां तक नहीं पहुंच सकती। फिर मैदान के दाएं बाएं किनारों पर भी देखो कि 5 आकृतियां उस जोड़े की ओर बढ़ती जा रही हैं। इतने में चित्कार गूंज उठा। वह सुंदरी अपने खंजर का वार कर चुकी थी। अचकनधारी भी साहसे निकला। घायल होने के बावजूद वह उस महिला से गुत्थम गुत्था हो चुका था। महिला में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि वह ताबड़तोड़ खंजर के वार किए जा रही थी। आखिरकार अचकनधारी गिर पड़ा। वह अब भी मरा नहीं था। सुंदरी पीछे हटकर भरपूर वार करना चाहती थी कि गोली छूटने की आवाज पैदा हुई। फिर ऐसा सुनाई दिया जैसे कई गोलियां एक साथ चल गई हों। गोलियों की बौछार मैदान की दाहिनी छोर से आई थी। सुंदरी बिना किसी चीख पुकार के धड़ाम से गिर पड़ी। अब बाईं ओर से 2 गोलियां चली। अचकनधारी उठने का यत्न कर रहा था। दाईं छोर से आई गोलियां अचकनधारी को लगी। वह भी पलटकर घास पर गिरा और निश्चेष होकर रह गया। दाहिने छोर से फिर गोलियों की बौछारें हुई। बाईं छोर की तीनों आकृतियां
जो उसे चीख उठी और वित्तियों इस तरह पछाड़ खाकर गिरी जैसे भूचाल से उखड़ती हुई प्रतिमाएं। दाहिनी ओर की आकृतियां मुड़ी और भागने लगी। डोरा और सुधीर भी दीवार की ओर से निकले और उन भागती आकृतियों का पीछा करने लगे। ठीक इसी समय फिर से गोलियों की बौछार हुई। ये गोलियां डोरा और सुधीर के सिरों पर से निकल गईं। सुधीर ने लपक कर डोरा को पकड़ा और उसे रोक लिया। उसके मुंह से निकला, डोरा, गोलियां हल्की मशीन गन से छोड़ी जा रही हैं। रिवॉल्वरों से हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। डोरा भी हैरान रह गई। उसे याद आया कि मेजर साहब के सिर पर से भी दुश्मन की गोलियां इसी तरह गुजर गई थी। वह बोली, सुधीर, लगता है कि मेजर साहब की तरह कोई हमें भी जान से नहीं मारना चाहता। यह कौतुक क्या है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। खैर, आओ पहले उन लोगों को तो देखें जो बीच में मैदान में ढेर हुए पड़े हैं। दोनों पहले अचकनधारी के पास आए। उसके निकट खंजर वाली सुंदरी गिरी पड़ी थी। महिला के सीने पर गोलियों के 4 छेद थे। अचकनधारी के बदन पर खंजर की 8-10 घाव थे। गोली का एक छेद उसके पेट में था और दूसरा छेद दाईं आंख के ऊपर था। पास ही तेजदार खंजर पड़ा था। डोरा ने महिला का हैंडबैग उठाया और उसे खोल दिया। उसमें करेंसी नोटों और रुमाल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। अचकनधारी का सूटकेस कुछ दूर पड़ा था। लोगों का शोर अब पास आता सुनाई देने लगा। इससे पहले गोलियां चलने के कारण वे लोग मैदान की ओर आने का साहस नहीं कर पाए थे। सुधीर और डोरा बाई ओर को चल दिए, जहां 3 आकृतियां गिरी हुई थी। उनमें से एक औरत थी और 2 मर्द थे। तीनों के शरीर गोलियों से छलनी हो चुके थे। औरत ने पाउडर और सुगंधी का भरपूर प्रयोग कर रखा था। एक गोली से उसके लिपस्टिक के पुते हुए होठ उड़ गए थे। इसी क्षण सुधीर और डोरा ने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। अरे, ये तो हमारा क्रोकोडाइल लगता है, डोरा के मुंह से निकला। ये यहाँ कहाँ से आ गया? सुधीर बोला। कुत्ते के भौंकने की आवाज दोबारा आई। बिल्कुल वही है, सुधीर ने कहा। आश्चर्य है कि यह इधर कैसे आ टपका। इतने में उन्होंने क्रोकोडाइल के पीछे मेजर और सोनिया को भागते देखा। डोरा बोली, मेजर साहब और सोनिया को जो क्रोकोडाइल इधर ले आया है, इसमें जरूर कोई अचंभे की बात है। क्रोकोडाइल चौकड़िया भरता डोरा के पास आ गया। आते ही वह मृत महिला के गिर्द चक्कर काटने लगा। मेजर और सोनिया भी हाफते हुए आ पहुंची। 3 लाशें पड़ी देखकर सोनिया की आंखें फैल गईं। औरत को देखते ही उसके मुंह से निकला, अरे, यह तो यशोदा है। मेजर भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। वह बोला, नहीं, यह यशोदा नहीं है। यह कहकर वह क्रोकोडाइल की पीठ पर थपकियां देने लगा। उसने कहा, अगर इस औरत ने इतना इत्र और पाउडर ना लगाया होता तो क्रोकोडाइल हमें यहाँ तक ना ला सकता। फिर उसने सुधीर और डोरा को बताया कि किस तरह उसे मैदान तक आना पड़ा। तब उसने पूछा, यहाँ क्या क्या हुआ? अब तक सारा मैदान लोगों से भर गया था। उनमें पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी भी थे। डोरा और सुधीर ने मैदान में हुई कांड का सारा वृतांत सुना दिया। यह भी बता दिया कि इंस्पेक्टर शशि मोहन से मिलने पर उन्हें क्या जानकारी मिली थी। सुनकर मेजर के होठ गोल हो गए और वह सीटी में जाने लगा। उसने पूछा, क्या तुम विश्वास से कह रहे हो कि हल्की मशीन गन से छोड़ी गई गोलियां तुम्हारे सिरों से ऊपर ही निकल गईं? डोरा बोली, आपको हमने झूठी सूचना कब दी है? मेजर ने मुस्कुराकर डोरा के गाल पर हल्की सी प्यार भरी थपकी दी। उसने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं इस बात पर चकित था कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने वाला निर्मम हत्यारा हमें अपनी गोलियों का निशाना क्यों नहीं बना रहा है। इसी बात पर मुझे और डोरा को भी चकित होना पड़ा, सुधीर बोला। सोनिया ने पूछा, आपने बताया नहीं यह औरत कौन है जिस तक क्रोकोडाइल हमें भगाता लाया है? इसी औरत और इसके इन 3 साथियों ने नंदलाल को मौत के घाट उतारा। क्रोकोडाइल उस औरत के पाउडर और इत्र की गंध के सहारे यहाँ तक आ गया। हमें मालूम ना था कि यहाँ यह गुल खिला हुआ है। इतना कहकर मेजर उस दिशा में बढ़ा जहाँ लोगों की अधिक भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में से कुछ पुलिस अधिकारी भी थे। उन्होंने मेजर बलवंत को तुरंत पहचान लिया। वे चकित थे कि मेजर अपने साथियों और जासूस कुत्ते के साथ कैसे पहुंच गया। मेजर गहरे चिंतन में लीन था। कुछ देर बाद वह अचकनधारी शव की ओर इशारा करते हुए बोला, यह संसद सदस्य मिस्टर अब्दुल शकूर है ना? पुलिस अधिकारी और भी दंग रह गए कि मेजर को मृतक के नाम का पता कैसे चल गया।
भीड़ में से कोई बोला, जी हाँ, यह वही है, शहर के रईस और देशभक्त संसद सदस्य अब्दुल शकूर साहब ही हैं। क्या कोई इस मृत महिला को जानता है? मेजर ने भीड़ की ओर आंखें उठाकर पूछा। नहीं, कई लोग बोल उठे। मेजर का उद्देश्य पूरा हो चुका था। पुलिस अधिकारियों को वहीं छोड़कर वह वापस चल दिया। होटल नटराज पहुंचकर उसने साथियों से कहा, दुश्मन अपने तीसरे इरादे में भी सफल हो चुका है। अपनी सूची के अनुसार वह 3 बड़े बड़े लोगों पर घातक वार कर चुका है। संयोग से न्यायाधीश बाल बाल बच गए। मिस्टर अब्दुल शकूर जमशेदपुर से बाहर गए हुए थे, इसी वजह से उन्हें नंबर 2 की बजाय नंबर 3 पर खंजर से मारा गया। ओह, अब समझ में आया कि बकरी के अश के अक्षरों का मतलब था अब्दुल शकूर, मालती बोली। हाँ, मेजर ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। यह बकरी का क्या इशारा था? डोरा ने पूछा। क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए? बकरी का प्रतीक सर्वथा स्पष्ट है। अब्दुल शकूर अंडों, मुर्गियों और बकरे के गोश्त के सबसे बड़े व्यापारी थे। इसके साथ साथ वह राजनीतिक नेता भी थे। दुश्मन ने उनकी हत्या का ढंग भी पहले से नियत कर रखा था। उन्हें खंजर भोंककर मौत के घाट उतारा जाना नियत था, इसलिए उन्हें खंजर ही से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। जिस महिला को यह काम सौंपा गया था, जब वह उन्हें जान से मार नहीं सकी, तो उसके साथियों ने उसकी सहायता की। मिस्टर अब्दुल शकूर को उस सुंदरी के साथियों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। वह सुंदरी और उसके साथी हल्की मशीन गन के शिकार हो गए। आश्चर्य इस बात का है कि उस सुंदरी के साथी वहां किस तरह पहुंच गए। क्या उस महिला ने गाड़ी में अब्दुल शकूर के साथ यात्रा करने के बाद अपने साथियों को सूचित कर दिया था कि वे लोग उस मैदान में पहुंच जाएं? मेजर ने प्रश्न रखा। यह बात सचमुच विचारणीय है, मालती बोली। खैर, यह कोई इतनी बड़ी पहेली भी नहीं है, मेजर बोला। क्रोकोडाइल का उस मैदान में पहुंच जाना सिद्ध कर देता है कि नंदलाल की हत्या करके सुंदरी के साथी उस मैदान में पहुंच गए थे। अगर यह बात ना होती तो क्रोकोडाइल हमें पहले कहीं और ले जाता। उसका सीधा उस मैदान में पहुंचना इस बात का इशारा है कि मृत महिला के साथी नंदू के मकान से सीधे उसी मैदान में पहुंचे। वे जानते थे कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। संभव है कि मृत महिला ने उन्हें पहले फोन या टेलीग्राम के माध्यम से गुप्त भाषा में संकेत दे दिया हो। मेजर के रहस्य उद्घाटन पर उसके साथी दंग रह गए। यही नहीं, आश्चर्य की एक और बात भी है। जिन 2 व्यक्तियों ने उस महिला और उसके साथियों की हत्या की, उन्हें कैसे पता चला कि उस मैदान में मिस्टर अब्दुल शकूर की हत्या की जाने वाली है? विचारणीय प्रश्न यही है। यह कहकर मेजर ने मालती से कहा, क्या तुमने यहाँ होटल में आकर इंस्पेक्टर शशि मोहन को नंदू की हत्या के बारे में सूचना दे दी थी? जी हाँ, मालती बोली। मैं समझता हूँ कि नंदू के मकान में अपनी कार्यवाही पूरी करके इंस्पेक्टर अपने ऑफिस आ गया होगा। वहां से उसे अब्दुल शकूर की हत्या के सारे कांड की खबर मिली होगी और उस मैदान में पहुंचने पर उसे वहां हमारी मौजूदगी का पता भी लग चुका होगा। वह हमसे मिलने अवश्य आएगा। तब तक जरा भूख मिटाने का प्रबंध करो डोरा, और मालती, तुम विस्की और कुछ नमकीन की व्यवस्था कर दो। एक शर्त पर, मालती बोली। मेजर ने मालती को मुस्कुराकर देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शर्त शेर सुनाने की है। मैं भी उसी मूड में हूँ। लो, शेर हाजिर है। बीबी से रुमान का, अब यह जमाना आ गया, टांगे दबवा ली, कभी या सर कभी दबवा लिया। सब मुस्कुराने लगे। डोरा ने काव्य रसिक की सी मुद्रा बनाते हुए हाथ की अंजलि बनाई और भाव विभोर शैली में बोली, क्या शेर इनायत किया है। बुढ़ापे के प्यार की सच्ची तस्वीर है, मालती ने कहा। मेजर ने उसे स्नेहपूर्ण आंखों से निहारा। विस्की पीने के बाद खाना शुरू हुआ। कुछ देर बाद बाहर 50 पुत्र उभरे। दूसरे ही क्षण इंस्पेक्टर शशि मोहन कमरे में आता दिखाई दिया। मेजर का अनुमान सही निकला कि जांच कार्य की पुलिस कार्यवाही समाप्त करके इंस्पेक्टर अवश्य आएगा। मेजर साहब, इस शहर में भारी रक्तपात हो रहा है, इंस्पेक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। आप ही सोचिए, इस तरह नर हत्याओं की छूट कब तक दी जा सकती है? मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह समझता हूँ, मेजर ने कहा। आइए, खाना खाइए। धन्यवाद, मैं खाना खाकर ही आ रहा हूँ, इंस्पेक्टर ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, जब मुट्ठी भर लोग
अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते, अपने देश और देशवासियों के हितों की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। जब थोड़े से लोग साम्राज्यवादियों और प्रतिक्रियावादियों के हाथों में खेलने लगते हैं, हिंसा और रक्तपात से संकोच नहीं करते, तब इसी प्रकार की स्थिति पैदा हुआ करती है। हम और आप इस तरह के खून खराबे को केवल एक सीमा तक ही रोक सकते हैं। इसे पूरी तरह रोकने के वास्ते एक बड़ी शक्ति और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं। जिस हद तक हम इस नरसंहार को रोक सकते हैं, अवश्य रोकेंगे और बहुत जल्द रोकेंगे। शेष काम हम बड़ी शक्ति को सौंप देंगे, मेजर ने आत्मविश्वास और धैर्य से कहा। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनता रहा, लेकिन उसके पल्ले कुछ ना पड़ा। मेजर ने भी अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत ना समझी। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप जितनी जल्दी हो सके यह पता लगाइए कि अरविंद प्राइमरी स्कूल कौन चलाता है, उस स्कूल का संस्थापक कौन है और स्कूल संचालन के वास्ते धन कौन जुटाता है। इसके बारे में आपको बहुत जल्द सारी जानकारी दे दी जाएगी, इंस्पेक्टर ने कहा और कुछ देर बैठकर लौट गया। खाना खाकर मेजर के साथी अपने अपने कमरों में चले गए। मेजर काफी देर तक किसी विशेष विचारधारा में डूबता उतरता रहा। सोनिया उसकी बाह पर सिर रखकर सो गई थी। मेजर उस गरारे वाली महिला के बारे में सोच रहा था जिसने उसे आशिमा के द्वारा अपहृत कराया था। वह कौन थी? उसने अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? उसने 3-4 दिन के लिए मेजर को अपनी छानबीन रोके रखने पर क्यों जोर दिया था? उसने यह वचन क्यों लिया था कि 3-4 दिन मेजर अपनी छानबीन का भेद किसी को ना बताए? क्या यह वही महिला थी जिसने खंजर से संसद सदस्य के प्राण लेने की कोशिश की? क्या वह इसी वास्ते मेजर को अपनी छानबीन का रहस्य छिपाने का आग्रह कर रही थी कि अब्दुल शकूर की हत्या करके अपने प्रोग्राम को सिर चढ़ा सके? मेजर सोचता रहा। सोनिया के रेशमी बालों में उसकी उंगलियां फिरती रहीं। अचानक मेजर की विचारधारा ने पलटा खाया। उसका ध्यान नंदलाल पर जा अटका। वह निश्चित था कि नंदलाल और यशोदा दुश्मन से मिले हुए थे। उन्हें अपराधी के एक बहुत से भेद मालूम थे। मैदान में जो महिला मारी गई और जिसका पता क्रोकोडाइल के द्वारा लगाया गया था, वह यशोदा नहीं थी। यशोदा कहाँ थी? मेजर की विचारधारा फिर पलट गई। सेठ अक्षय चंद की बेटी अनुपमा शुरू से ही झूठ क्यों बोल रही थी? अरविंद प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका से उसका क्या संबंध था? वह पुरुष के वेश में अध्यापिका के पास क्यों जाती थी? इसी विचार में उसे नींद आ गई। प्रातः जब मेजर उठा तो उसके सामने कई प्रश्न थे जिनका उत्तर तुरंत पाने की वह अधीर था। सबसे पहले वह अपर्णा की नौकरानी सरोज से मिलना चाहता था। वहां से वह अनुपमा की ओर जाने की सोच रहा था। उसके बाद साक्षी क्षेत्र में अरविंद प्राइमरी स्कूल भी जाने को उत्सुक था। बहरा प्रातःकालीन चाय ले आया। मेजर के साथी भी बिस्तर छोड़ चुके थे। सोनिया चाय बनाने लगी तो टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेजर ने लपक कर क्रेडल की ओर हाथ बढ़ाया। रिसीवर उठाकर वह बोला, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई, मेजर साहब, मैं इंस्पेक्टर शशि मोहन बोल रहा हूँ। आपने जो काम मेरे जिम्मे सौंपा था उसके बारे में मैंने रात ही में विवरण इकट्ठा कर लिया था। आपकी नींद ना हराम हो इस कारण रात को फोन करना या स्वयं आपके पास पहुंचना मैंने उचित न जाना। मेजर ने उत्सुकता से पूछा, आपने क्या क्या मालूम किया? सेठ अक्षय चंद ने अरविंद प्राइमरी स्कूल की स्थापना की थी। वही उसके संचालक है। उसका व्ययभार भी वही उठाते हैं। सेठ अक्षय चंद अरविंद प्राइमरी स्कूल के संस्थापक और संचालक हैं? आश्चर्य से मेजर के मुंह से निकला। क्यों, आप हैरान क्यों रह गए? इंस्पेक्टर ने दूसरी ओर से पूछा। आपने बात ही कुछ ऐसी सुनाई है। इस सूचना के लिए आपका ढेरों धन्यवाद, मेजर ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर साथियों से बोला, विचित्र बातें सामने आ रही हैं। उठकर टहलता हुआ वह अपने हैंडबैग तक चला आया। उसने बैग खोलकर उसमें से एक कागज निकाला। यह वही कागज था जिस पर उसने कुछ ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं बना रखी थी जैसी नंदलाल की पीठ पर कोड़े लगाने के बाद बन गई थी। चाय पान के दौरान मेजर उस कागज को बड़े मनोयोग से देखता रहा। कुछ पल बाद उसके होठ गोल हो गए। चाय का अंतिम घूंट भरकर उसने खाली प्याला कर दिया और फिर मालती से बोला, तुम्हारा काम अभी अधूरा है। एक बार फिर कोशिश करो और यशोदा को ढूंढो। फिर उसने डोरा और सुधीर की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों क्रोकोडाइल को अपने साथ ले जाओ, बिस्तुपुर की झोपड़ियों में पहुंच जाओ
वहां नंदलाल का दोस्त रघुनंदन रहता है। याद रहे, वह नंदलाल का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। राहत क्लब के बाहर शाम को वह फाउंटेन पेन आदि बेचा करता है। उसे नंदलाल और यशोदा की एक एक गतिविधि का पता है। उसे यशोदा के ठिकानों के बारे में पता लगाओ। इस तरह एक ओर मालती और दूसरी ओर सुधीर और डोरा चले गए। चलो सोनिया, तैयार हो जाओ, मेजा ने कहा। वह सेठ अक्षय सिंह से मिलना चाहता था। वह यह भी मालूम करना चाहता था कि अनुपमा वापस आई थी या नहीं। इस तरह सुबह सवेरे जब सब अपनी अपनी दिशा में चल पड़े, मेजर और सोनिया सेठ अक्षय चंद के बंगले में पहुंचे। सेठ साहब नहा धोकर पूजा कर रहे थे। इस कारण मेजर और सोनिया को प्रतीक्षा करनी पड़ी। पूजा समाप्त होते ही नौकरानी ने सेठ को सूचना दी कि मेजर बलवंत अपनी असिस्टेंट के साथ ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रहा है। सेठ ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो मेजर और सोनिया ने उन्हें नमस्ते कही। सेठ ने भी उत्तर में नमस्ते कही और उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। वह गंभीर भाव में आकर बैठ गए। क्या बात है, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं? मेजर ने पूछा। हाँ, मैं अनुपमा के कारण परेशान हूँ। मैं इतनी देर कभी घर से गायब नहीं रही, सेठ ने बताया। मेजर ने अरविंद प्राइमरी स्कूल के बारे में सेठ से बहुत से प्रश्न पूछे। सेठ ने स्वीकार किया कि उस स्कूल की स्थापना वास्तव में उन्होंने ही की थी। उसका वह भार भी वही उठाते रहे। स्कूल के रखरखाव में उनका काफी समय निकल जाता था। इस कारण अब उसकी प्रबंध व्यवस्था एक स्थानीय संस्था को सौंप दी गई है। मेजर बलवंत ने सेठ के प्रति आभार प्रकट किया और साक्षी क्षेत्र में अरविंद प्राइमरी स्कूल पहुंचा। स्कूल में पढ़ाई का समय हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे अपने बस्ते उठाए आ रहे थे। दो चपरासी कमरों की झाड़ पोंछ में लगे थे। अध्यापिकाएं अभी नहीं पहुंची थी। सोनिया और मेजर ने वहां कुछ देर प्रतीक्षा की। बच्चे शोर मचाते रहे, कुछ खेल कूद में लीन थे, कुछ परस्पर छेड़खानी कर रहे थे। जब काफी देर हो गई तो पढ़ाने वाला कोई ना आया तो चपरासी ने छुट्टी की घंटी बजा दी। बच्चों को जैसे स्वर्ग मिल गया, वे उछलते कूदते घरों को लौट चले। विवश होकर मेजर और सोनिया को भी चल देना पड़ा। लौटते हुए वे आदित्यपुर बस्ती में से गुजरे। सोनिया की दृष्टि बंगला नंबर D28 पर पड़ी, जिसका मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। वह उस बंगले की ओर देखती हुई कह उठी, मिसेज अपर्णा का बंगला कैसे खुला पड़ा है? दरवाजा खुला पड़ा है, यहाँ कौन आ गया? मेजर ने देखा तो वो भी चकित रह गया। उसने कार बंगले की ओर मोड़ दी। कार से उतरकर वे तेजी के साथ बंगले में प्रविष्ट हुए। उन्होंने सलसलाहट की ध्वनि सुनी। यह ध्वनि ड्राइंग रूम से आ रही थी। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा मिसेज अपर्णा की नौकरानी सरोज घिसट घिसट कर चलती हुई कमरा झाड़ रही थी। वह मेजर और सोनिया को देखकर ठिठक गई। सरोज, मेजर ने पूछा, क्या तुम मालकिन के स्वर्गवास के बाद भी यहाँ आ रही हो? अब तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह काम तलाश कर लेना चाहिए। मैं तो यह चाहती हूँ कि कोई मुझे भी ठिकाने लगा दे। इतनी अच्छी मालकिन अब मुझे कहाँ मिलेगी? मेरा मन नहीं मान रहा कि मालकिन मुझे छोड़कर हमेशा के वास्ते जा चुकी है। मुझे इस तरह जान पड़ता है जैसे वह मेरे सामने हो। यहाँ आती हूँ तो जी को थोड़ा चैन आ जाता है। मालकिन को मैं अपने पास अनुभव करती हूँ। कहकर सरोज भाव विवल हो गई। उसकी आंखें भर आईं। मेजर बलवंत ने उसे और अधिक ठेस लगाना उचित न समझा। सोनिया को लेकर वह होटल नटराज आ पहुंचा। मालती, डोरा और सुधीर पहले ही आए बैठे थे। मालती की रिपोर्ट यह थी कि यशोदा स्थायी रूप से नंदलाल के पास नहीं रहती थी। कभी कभी वह एक एक सप्ताह तक नहीं आती थी। उसके दूसरे ठिकाने का किसी को पता न था। डोरा और सुधीर की रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। डोरा ने बताया कि यशोदा पिछले 2 दिनों से रघुनंदन की झुग्गी में जाकर रह रही थी। वे दोनों आज सुबह से लापता थे। रिपोर्ट सुनकर मेजर के होठ गोल हो गए। वह सोचने लगा कि रघुनंदन ने भी उससे झूठ बोला था। आप किस गहरे चिंतन में डूब गए? मालती ने पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि वास्तविक अपराधी कौन कौन है। यह एक ऐसा कांड है, इसके अपराधियों को मैं अपनी हिरासत में नहीं लेना चाहता। असली अपराधी को मैं पहचान चुका हूँ। अगर उसके साथ के लोग भी पूरी तरह दोषी व्यक्ति हैं, हालांकि मैं उन्हें अपराधी नहीं मानता, होगा यह कि इस बार गेहूं के साथ घुन नहीं पिसेगा, बल्कि घुन के साथ गेहूं पिस जाएगा। मन कहता है कि इस केस को बीच में छोड़कर चल दूं। इस केस में लिप्त कुछ लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, मेजर ने खिन्नता के साथ कहा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं?
पहली बार आपके मुंह से ऐसी बातें निकली हैं। कौन है ऐसे अपराधी जो आपको इतने प्रिय हैं? डोरा ने पूछा। देखो डोरा, अपराधी आखिर अपराधी होता है। मेजर के वाक्य को सोनिया ने तुरंत लपक लिया। देखिए, जब अपराधी आखिर अपराधी होता है तो प्रिय और अप्रिय की बात कहाँ उठती है। मैं इस केस को बीच में छोड़कर चल देने के पक्ष में नहीं हूँ। सबने सोनिया की हाँ मिलाई। मेजर ने सोनिया की ओर जिन नजरों से देखा, उनमें प्यार ही प्यार भरा था। उसकी बात को मेजर टाल न सका। वह बोला, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं अभी से तुम्हें चेताए देता हूँ कि इस कांड के कुछ लोगों को कानून के हवाले करते हुए तुम्हें दुख होगा। मालती इस दुख का कारण पूछने को थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेजर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मेजर बलवंत बोल रहा हूँ। मेजर साहब, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। दूसरी ओर से आवाज आई, आपने अपना वचन निभा दिया। आपने नई रेल लाइन के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मेरे आग्रह को टाला नहीं। इसके बाद से मैं कृतज्ञ हूँ। अच्छा हुआ कि आपने अपनी आंखों से रेल विभाग के महाप्रबंधक दिगंबर प्रसाद को हथगोले से मरते हुए देख लिया। उस दृश्य को देखकर आपको हत्यारों का अता पता मालूम हो ही गया होगा। आपने मेरी सहायता की, इसके प्रतिकार में मैं भी आपकी सहायता करना चाहती हूँ। यह कहकर महिला चुप हो गई। मेजर समझ गया कि वही गरारे वाली महिला थी जिसने आशिमा के द्वारा उसका अपहरण कराया था। हाँ, फोन पर उसकी आवाज कुछ बदली हुई सी लगती थी। मेजर ने पूछा, क्या आप यह नहीं बताएंगी कि आप कौन हैं? दूसरी ओर से महिला की मुक्त हंसी सुनाई दी। वह बोली, आपसे कैसा पड़ा? क्या आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मेजर की परिवर्तित लहजे पर महिला की परिवर्तित लहजे पर मेजर भौचक्का रह गया। उसने उसकी आवाज सचमुच पहचान ली थी। वह उसका नाम लेना चाहता था कि उसकी आवाज कानों से टकराई। मेजर साहब, मैं अनुपमा हूँ। फोन पर सचमुच अनुपमा ही थी। मेजर सोचने लगा, क्या अनुपमा ने ही आशिमा के द्वारा उसका अपहरण कराया था? वह अब भी आश्चर्य में था। क्या बात है मेजर साहब, आप तो गूंगी से होकर रह गए। अगर आप एक और अचंबा देखना चाहते हैं तो आज आधी रात के बाद ठीक पौने पौने बजे अरविंद प्राइमरी स्कूल के हॉल में पहुंच जाइएगा। हो सकता है कि आपको इस कांड का सारा रहस्य मिल जाए। मेजर कुछ पूछने को था कि दूसरी ओर से अनुपमा ने फोन संपर्क तोड़ दिया। मेजर का आश्चर्य उसी तरह बना हुआ था। अनुपमा अभी उसे एक और दृश्य दिखाना चाहती थी। उसने मेजर की जिज्ञासा इतनी भड़का दी थी कि आधी रात के बाद पौन बजे अरविंद प्राइमरी स्कूल में उसका जाना अनिवार्य हो गया था। मेजर ने मन ही मन निर्णय किया कि डोरा, सुधीर और मालती को वह रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही अरविंद प्राइमरी स्कूल भेज देगा ताकि वे स्कूल की निगरानी करें। स्वयं मेजर अपने साथ सोनिया और इंस्पेक्टर शशि मोहन को लेकर 12:15 बजे पहुंचने का इरादा रखता था। यह निर्णय उसने अपने साथियों को बता दिया। सुधीर, डोरा और मालती के पहुंचने से पूरा 1 घंटा पहले अरविंद प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में 2 जीपें आकर रुकी। पहली जीप में से पीली धोतियां पहने 4 व्यक्ति उतरे। उनमें से एक का रंग बहुत गोरा चिट्टा था। दूसरी जीप में 2 नौजवान और 2 महिलाएं उतरी। उनमें से एक औरत बहुत अधिक गोरी चिट्टी थी। जीपों के ड्राइवर स्कूल के इर्द गिर्द पहरा देने लगे। शेष लोग स्कूल के हॉल में चले गए। हॉल में चटाइयां बिछी हुई थीं। दोनों महिलाएं आते ही सक्रिय हो गई। वे स्कूल के पिछवाड़े से मानवी खोपड़ियां ले आईं। पीली धोती पहने एक व्यक्ति आया और 2 कटोरियों एवं कागज का एक भरा हुआ थैला ले आया। दूसरा व्यक्ति एक भरी हुई बोतल और रुई ले आया। 2 प्रौढ़ व्यक्ति जिन्होंने पीली धोतियां पहन रखी थी आगे बढ़े और खोपड़ियों के सामने बैठ गए। भरी हुई बोतल में मेथिलेटेड स्पिरिट थी। स्पिरिट में रुई रुई डुबोकर खोपड़ियों को स्वच्छ किया गया। खोपड़ियों पर सिंदूर मल दिया गया। उनका माथे पर कुछ हिस्सा अनपुता रहने दिया। अगरबत्ती, धूप और कपूर जलाए गए। एक एक कटोरी एक एक खोपड़ी के सामने रख दी गई। दोनों कटोरियां खाली थी। चटाई पर बैठे एक व्यक्ति ने गोरे चिट्टे व्यक्ति को इशारा किया। वह स्कूल के पिछले भाग में जाकर एक तलवार उठा लाया। तलवार की धार स्पिरिट से भीगी रुई के से स्वच्छ की गई। वह तलवार खोपड़ियों के साथ टिका दी गई। अब एक पीली धोती वाले ने दोनों युवकों को इशारा किया और बोला, आप खोपड़ी के पीछे जाकर खड़े हो जाइए। आपको प्रतिज्ञा लेनी है।
प्रतिज्ञा लेने से पहले आप दोनों को बारी बारी से इन कटोरियों में अपना थोड़ा थोड़ा रक्तदान करना होगा। यह तलवार इसी मनोरथ से लाई गई है। तलवार को अपने सामने की खोपड़ी से स्पर्श कराने के बाद आप बारी बारी से अपने शरीर के जिस अंग से चाहें थोड़ा रक्त निकालकर अपनी अपनी कटोरी में डाल दें। उस रक्त से खोपड़ी के माथे पर तिलक चढ़ाना होगा। इसके बाद मैं प्रतिज्ञा पढ़ूंगा और आपको मेरे साथ यह प्रतिज्ञा लेनी होगी। दोनों युवकों ने बारी बारी से तलवार का कटाव देकर अपनी भुजाओं से रक्त निकाला और अपनी अपनी कटोरी में डाल दिया। उस रक्त से एक एक खोपड़ी के माथे पर तिलक लगाया गया। फिर वे हाथ बांधकर खड़े हो गए। पीली धोती वाला प्रतिज्ञा पढ़ने लगा। आज मैं अपने देश को कलुषित और नास्तिक शक्तियों से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। यह व्यक्ति दोनों व्यक्तियों ने दोहराया। प्रतिज्ञा का अगला भाग था, देश के नेता अनुचित मार्ग पर चल पड़े हैं। ये सबको एक समान कर देना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अराजकता फैलती है तो फैल जाए। मुझे अपने ध्येय की पूर्ति के लिए कईयों का रक्त भी बहाना पड़ा तो मैं अपने हाथ रक्त रंजित करने को तैयार हूँ। दोनों युवक इन वाक्यों को दोहराते गए। मैं अगर पीछे हटूंगा, अपनी इस प्रतिज्ञा को भंग करूंगा तो मृत्यु को कंठ से लगाते हुए उफ तक नहीं करूंगा। युवकों ने प्रतिज्ञा का यह अंश भी दोहरा दिया। अब पीली धोती वाले व्यक्ति ने तलवार उठाकर दोनों युवकों के सिर पर फेरी। इस तरह उन्हें आशीर्वाद दिया गया और अपने संगठन में दीक्षित किया गया। ठीक इसी समय बाहर से दो चीखों की आवाजें आई। इसके दो क्षण बाद ही 8 नकाबपोश हॉल में प्रविष्ट हुए। एक नकाबपोश के हाथ में हल्की मशीन गन थी। उन 8 नकाबपोशों में से 5 औरतें प्रतीत होती थी। मशीन गन उठाए हुए व्यक्ति ने गरजदार आवाज में कहा, अगर कोई अपने स्थान से हिला तो मक्का के दानों की तरह भुन जाएगा। चटाई पर बैठे लोगों में से कोई ना हिला। खोपड़ियों के पीछे खड़े दोनों युवक निश्चल खड़े रहे। एक नकाबपोश औरत उन युवकों के पास पहुंचकर बोली, तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हमने प्रतिज्ञा ली है, युवक बोला। कैसी प्रतिज्ञा? एक नौजवान ने सारी प्रतिज्ञा दोहरा दी। तुमने जिस ध्येय के वास्ते प्रतिज्ञा ली है, क्या तुम उसे मन से स्वीकार करते हो? क्या तुम इस ध्येय की पूर्ति के वास्ते कृत संकल्प हो? नकाबपोश महिला ने पूछा। हमने ये प्रतिज्ञा धन प्राप्ति के लिए उठाई है। हमें पैसा दिया गया कि हम इस संगठन के सदस्य बने और तलवार से रक्त दान करके प्रतिज्ञा लें। अब तुम्हें नई प्रतिज्ञा लेनी होगी, वरना तुम यहीं पर खून में लथपथ दिखाई दोगे। बोलो, क्या तुम नई प्रतिज्ञा लेने को तैयार हो? हम तैयार हैं, दोनों युवक बोल उठे। उठाओ तलवार और अपने लहू से अपने माथे पर टीका लगाओ। दोनों युवकों ने अपने अपने रक्त से अपने अपने मस्तक पर टीका लगाया। नकाबपोश औरत ने कहा, बोलो, यह मेरा देश है। मुझे अपने देशवासियों से प्यार है। मैं अपने देश में लोकतंत्र चाहता हूँ। देश की प्रतिनिधि सरकार के प्रति मैं निष्ठावान रहूंगा। प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लड़ता रहूंगा। दोनों युवकों ने इस नई प्रतिज्ञा को दोहराया। नकाबपोश औरत बोली, अब तुम दोनों पीछे देखे बिना भाग जाओ। दोनों युवक इस तरह भाग खड़े हुए जैसे खूंटे से छूटकर बछड़े भाग निकले हों। चटाई पर बैठे सब लोग निश्चल थे। उनके सामने हल्की मशीन गन ताने एक व्यक्ति चौकस खड़ा था। उसे नकाबपोश महिला ने एक ही इशारा किया और मशीन गन से गोलियों की बौछार हुई। चटाई पर बैठे सब लोग लहू में डूबते तड़पते रह गए। उसके बाद हॉल की बत्ती बुझा दी गई और स्कूल का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। मालती, सुधीर और डोरा 12 बजने में 5 मिनट पर स्कूल की चार दीवारी के पीछे पहुंच गए। स्कूल के अंदर तो अंधकार भरा पड़ा है, डोरा बोली। मालती ने कहा, मैं समझती हूँ कि अनुपमा ने फोन पर मेजर साहब को चकमा दिया है। वे हमारा ध्यान स्कूल पर केंद्रित करके कहीं दूसरी जगह वारदात करना चाहती थी। क्या हम स्कूल के अंदर चलें? डोरा ने पूछा। मेरा विचार यह है कि मेजर साहब को आ लेने दो, सुधीर ने कहा। मुझे यह दाल में कुछ काला सा दिखाई देता है। देखते नहीं कि स्कूल के प्रांगण में 2 जीपें खड़ी हैं और इमारत में कहीं कोई रोशनी नहीं। डोरा ने पूछा, जीपों के पास 2 गठरियां सी क्या पड़ी हैं? मामला टेढ़ा सा लगता है। तुमने सही राय दी। हमें अपने तौर पर कोई पग नहीं उठाना चाहिए। मेजर साहब का इंतजार कर लेना ही उचित रहेगा। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। 20 मिनट बाद मेजर, सोनिया और इंस्पेक्टर शशि मोहन भी आ गए। मालती ने उन्हें अब तक की सारी स्थिति बता दी। मेजर बोला, इसका मतलब है
कि हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। दुश्मन ने कहीं कोई जाल ना बिछा रखा हो। स्कूल के सामने 2 जीपें खड़ी हैं। इससे तो यही लगता है कि दुश्मन स्कूल के अंदर है और घात लगाए हुए है। ठीक इसी क्षण स्कूल में बत्ती जल उठी। कुछ पल बाद स्कूल में दनादन गोलियां चलने लगी। अरे, यह तो हल्की मशीन गन की गोलियां चल रही हैं, मेजर ने कहा और मुस्कुराने लगा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सोनिया ने कारण पूछा। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि स्कूल में मशीन गन की गोलियां बरस रही हैं और मैं स्कूल में जा रहा हूँ। यह कहकर मेजर सचमुच स्कूल की ओर बढ़ चला। सोनिया घबरा कर लपकी। उसने दोनों बाहें फैलाकर मेजर की टांगों को बांध लिया। वे रुआसी आवाज में बोली, मैं आपको स्कूल में नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। सुधीर और मालती भी मेजर से लिपट गए। मुझे छोड़ दो, मेजर बोला। सुन नहीं रहे हो कि मशीन गन की गोलियां चल रही हैं? क्या ये गोलियां तुम्हें लगी थी जब तुम पर बसाई गई थी? 2 बार ऐसी गोलियां हमारे सिरों के ऊपर से निकल गई थी। ये गोलियां हमें नहीं लगेंगी। यह कहकर वे एक झटके में सबको पीछे हटाकर निकल गया। सोनिया ने पीछे पीछे चलते हुए कहा, आप जाएंगे तो हम सब आपके साथ चलेंगे। आ जाओ, शर्त ये रहेगी कि मैं आगे रहूंगा और तुम सब मेरे पीछे रहोगे। मेजर की शर्त मान ली गई। स्कूल के हॉल में गोलियां अब भी चल रही थी। मेजर निर्भीक भाव से आगे बढ़ा। वह तेज तेज दग भगता हुआ हॉल के दरवाजे तक पहुंच गया। उसके साथी और इंस्पेक्टर शशि मोहन पीछे रह गए। मेजर ने पीछे मुड़कर देखा। अपने साथियों को चेहरे देखकर उसका मन भर आया कि वे सब उसके कितने हितैषी थे और उसे कितना प्राण प्रिय समझते थे। हॉल में मशीन गन से गोलियां अब भी बरस रही थी। मेजर निर्भीकता से प्रविष्ट हुआ। उसके साथी भी आ गए और भीतर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। मशीन गन चलाने वाला नकाबपोश 2 मानवीय खोपड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बसा रहा था। खोपड़ियों की धज्जियां उड़ गई थी, फिर भी वह दनादन गोलियां चलाई जा रहा था। चटाइयों पर 6 व्यक्ति लहू की जोड़ में पड़े हुए थे। मशीन गन चलाने वाले ने दरवाजे में मेजर को देखा तो मशीन गन उठाकर उसके पैरों के पास फेंक दी। अलग खड़ी नकाबपोश महिला ने भी अपना रिवॉल्वर मेजर के कदमों में फेंक दिया। एक और नकाबपोश महिला ने भी अपना 22 बोर का रिवॉल्वर मेजर के सामने फेंक दिया। मेजर के साथी कभी खून में लथपथ पड़ी लाशों की ओर देखते और कभी नकाबपोशों की ओर। नकाबपोशों में 5 महिलाएं थी। मेजर ने अपने साथियों से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस कांड के कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिन्हें मैं अपना प्रिय मानता हूँ और इन्हें हिरासत में लेते हुए मुझे दुख होगा। तुम्हें भी। यही है वे अपराधी। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। आप जानना ही चाहते हैं तो पहचान कराई देता हूँ। मैं इस सबका बारी बारी से बुलाता हूँ। इतना कहकर मेजर ने सबसे आगे खड़ी नकाबपोश महिला से कहा, मिसेस अपर्णा, आगे आइए। नकाबपोश महिला ने अपना नकाब उतारा और आगे आ गई। मिसेस अपर्णा, आप? इंस्पेक्टर के मुंह से निकला। आप तो मैं जीवित हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंसान को कभी कभी दूसरों को जीवित रखने के वास्ते मरना भी पड़ता है, अपर्णा ने बताया। मेजर के साथी स्तब्ध खड़े रह गए थे। अब मेजर ने दूसरी महिला को पुकारा, मिस अनुपमा, अब आप आगे आइए। अनुपमा ने भी नकाब उतारी और आगे आ गई। डोरा आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गई। अनुपमा आकर अपर्णा के पास खड़ी हो गई। मेजर ने अब गदराए हुए बदन की महिला को पुकारा, यशोदा, तुम भी आओ। यशोदा इठलाती और मटकती हुई नकाब उतार कर आगे आ गई। मालती ने आश्चर्य से कहा, अरे, इसकी तलाश में तो मुझे दिन रात भटकना पड़ा और यह अब नजर आई है। आप तो अपराधियों की बात कर रहे हैं, फिर आप किन लोगों से हमारी पहचान करा रहे हैं? इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। मैं अपराधियों से ही आपको मिलवा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेजर ने कहा, अगर ये मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। फिर वह छरहरे बदन की नकाबपोश युवती से बोला, कुमारी, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि आप इस स्कूल में अध्यापिका हैं। छरहरे बदन की युवती ने चेहरे पर से नकाब उतारने के बाद कहा, मैं त्रिवेणी गुप्ता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेजर ने परिचय कराया। कुमारी त्रिवेणी गुप्ता अपने साथियों के लिए संदेश लाया करती थी। दुश्मनों की गतिविधि के बारे में सारी जानकारी यही इकट्ठा करती थी और अपने साथियों तक पहुंचाती थी। अपर्णा और अनुपमा ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिए।
इंस्पेक्टर और मेजर के साथी हैरान थे कि नकाबपोश औरतों के रहस्य को मेजर बलवंत कैसे जान गया। अब शेष 4 नकाबपोश रह गए थे। मेजर ने अब चुलबुली नकाबपोश युवती को देखा जो कसमसा रही थी और खड़ी खड़ी ऐठी जा रही थी। मेजर ने कहा, मिस आशिमा, आपने मुझे बड़ी सफाई से अपहृत किया और मिसेस अपर्णा तक ले गई। आपको मैं सैकड़ों में से पहचान सकता हूँ। अब आप बेनकाब हो जाइए। आशिमा ने नकाब उतारते ही मेजर को जबान निकाल कर चढ़ाया और ठेंगा दिखाती अपर्णा के पास जा खड़ी हुई। मेजर के साथी दम साधे यह कौतुक देख रहे थे और इंस्पेक्टर शशि मोहन भौचक्का खड़ा था। मेजर ने भारी भरकम नकाबपोश से कहा, रघुनंदन बाबू, अब तुम भी नकाब उतार दो। राहत क्लब के बाहर फाउंटेन पेन बेचते हुए तुमने झूठ बोला था। नंदू और यशोदा के बारे में तुमने मुझे गलत सूचना दी थी। रघुनंदन ने नकाब उतार दिया। अरे तुम, इंस्पेक्टर के मुंह से निकला। अब मेजर ने उस नकाबपोश की ओर देखा जिसने थोड़ी देर पहले मशीन गन थाम रखी थी। मेजर बोला, इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपका परिचय कैसे नौजवान से करा रहा हूँ जिसे दुनिया चाहे अपराधी कहे चाहे खलनायक, मैं उसे हीरो मानता हूँ। उसने नकाबपोश की ओर उंगली उठाकर पुकारा, मिस्टर राजेश चंद्र, आप भी अपना नकाब उतार दीजिए। नकाब उतरा तो उस नौजवान को देखकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर के मुंह से निकला, राजेश चंद्र अर्थात वकील जगदीश चंद्र का बेटा? जी हाँ, मेजर ने मुस्कुराकर कहा। आप हैरान ना हो, तीसरा नकाबपोश इनका छोटा भाई ब्रजेश चंद है। इन दोनों भाइयों के परिवार की ट्रेजेडी और मिसेस अपर्णा के साथी हरिदेव और गौतम पर किया गया अत्याचार ही वह कारण है जिसने इस हत्याकांड को जन्म दिया। ब्रिजेश चंद ने भी नकाब उतार दिया। मेजर बोला, इन लोगों को कानून के हाथों में सौंपते हुए मुझे हार्दिक दुख हो रहा है, मगर हमें कोई दुख नहीं हो रहा। मिसेस अपर्णा ने साहस के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हमने छोटे से स्तर पर एक ऐसी बुराई को दूर कराने का छोटा सा प्रयास किया है जो आगे चलकर राष्ट्र के वास्ते विनाश का कारण बन सकती है। हमारी इस व्यक्तिगत कोशिश से बुराई का समूल नाश नहीं हो सका। यह जानते हुए कि हमें मौत की सजा हो सकती है और किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है, हमने ये छोटा सा संघर्ष इस उद्देश्य से किया कि हमारी सरकार की आंखें खुलें और लोग यह जान सकें कि चोरी छिपे कितना भयानक राष्ट्र विरोधी अभियान चल रहा है। हम तो अपना अभियान पूरा करके सामूहिक आत्महत्या की सोचे बैठे थे, लेकिन मुझे थॉमस क्लाइल का एक यह कथन याद हो आया कि साहस और वीरता इस बात में नहीं है कि इंसान अपने प्राणों की आहुति दे दे, बल्कि इस बात में है कि निर्भीक होकर संघर्ष करता हुआ जीवित रहे। इसी कारण हम आपके सामने अब भी जीवित हैं। मैं जानता हूँ। मेजर ने प्रशंसापूर्ण आंखों से अब मिसेस अपर्णा को देखा। ये कौतुक क्या है? कुछ हमारे भी तो पल्ले पड़े, इंस्पेक्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, यह कौतुक ऐसा नहीं जो हमारे आपके बीच में ही समाप्त हो जाए। मिसेस अपर्णा ने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान दीजिए। यह सारा कौतुक सारे देश और सारे देशवासियों की जानकारी तक पहुंचना चाहिए। इस कौतुक का वर्णन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत होगा और उसके लिए आप ही को सारा प्रबंध करना होगा। सभी समाचार पत्रों और सरकारी संस्थाओं को सूचित कर दें कि अपने अपने प्रतिनिधि अवश्य भेजें। मेजर की बात सुनकर 8 नकाबपोशों के चेहरे खिल उठे और हाथों में पकड़े नकाब फेंककर वे इंस्पेक्टर साहब के आगे हाथ बांधे खड़े हो गए। अगले दिन इंस्पेक्टर शशि मोहन ने अपने पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में बुद्धिजीवी, संवाददाता, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और संभ्रांत नागरिक आमंत्रित थे। मेजर बलवंत ने सिगार निकाल कर सुलगाया और 2 कश लगाकर हत्याकांड और आकर्षक शैली में प्रकाश डाला। शुरू किया, मान ले कि आप एक संगठन के सदस्य बनते हैं। उस संगठन का नाम भी अच्छा लगता हो, उसके आदर्श भी मन को भाते हो और उन आदर्शों पर धार्मिक चाशनी की परत भी चढ़ी हो, तो उस संगठन की ओर आकृष्ट हो जाना स्वाभाविक है या नहीं? सर्वथा स्वाभाविक है, एक व्यक्ति ने उत्तर में मेजर के कथन का समर्थन किया। मैं जिस संगठन की चर्चा करने लगा हूँ उसका नाम भी देखिए कितना प्यारा है, मुक्ति पथ। मुक्ति के वास्ते मनुष्य तपस्या करता है, त्याग करता है, अपने चरित्र को उज्जवल बनाता है। वास्तविकता यह है कि मुक्ति नाम की मखमली परत
अगर इस संगठन पर से हटाकर देखे तो इसके नीचे से सड़ांध आने लगती है। यह राष्ट्र के विक्रेताओं का संगठन विदेशी इशारों पर विदेशी धन के सहारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करता आ रहा है। यह संगठन देश के नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है। क्या ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठन का कोई देशभक्त समर्थन कर सकता है? कदापि नहीं। एक राजनीतिक नेता बोल उठा। मेजर बोला, इस हत्याकांड की कहानी सुनते हुए आप अंतरराष्ट्रीय स्थिति को भी ध्यान में रखिए। दक्षिण एशिया में एक महाशक्ति को इतनी भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा कि अपमान के इस घूंट को वह पी ना सका। उसने अपने अराजकतावादी तत्वों का सहारा लेकर दूसरे देशों में राष्ट्र की अवज्ञा और समाज विरोधी काम करने वालों को भड़काने की नीति अपनाई। दूसरे देशों में कानून विरोधी तत्व भड़काने का अर्थ यह है कि वह महाशक्ति अपनी जंगी मशीनरी को चालू रखना चाहती है। उसी के धन से चल रहे मुक्ति पथ और इसी प्रकार के संगठनों, प्रतिक्रियावादियों, फासिस्टों और उनके हाथ बिके हुए लोगों ने देश भर में अवज्ञा का आंदोलन छेड़ रखा है। इन लोगों का दुस्साहस यहाँ तक बढ़ गया कि ये छात्रों को स्कूलों, कॉलेजों में जाने से रोक रहे हैं। यहाँ तक कि कानून और देश के रक्षक पुलिस जवानों और सैनिकों तक को देशद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। किसी भी देश की सरकार क्या ऐसी अराजकता को प्रोत्साहन दे सकती है? कोई भी सरकारी ऐसी गतिविधियों को सहन नहीं कर सकती। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ऐसा ही एक संगठन है मुक्ति पथ। ये लोग दूसरे स्थानों पर क्या कुछ कर रहे हैं ये देखना वहां के अधिकारियों का काम है। हमें उसे अपने सामने रखना है जो यहाँ हुआ। मुक्ति पथ एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद यह सहन नहीं कर सकता कि कोई इस संगठन से अलग हो जाए। जो सदस्य इस संगठन के वास्तविक और भयानक रूप को देखकर इसे छोड़ना चाहते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो भी सदस्य इस संगठन के प्रति अरुचि दिखाए, उसे इतना आतंकित कर दिया जाता है कि वह जीने की अपेक्षा मर जाना बेहतर समझता है। यह हत्याकांड भी इसी घटना से शुरू हुआ। क्या कोई आदमी इस संगठन से विद्रोह कर बैठा था? एक उच्च अधिकारी ने पूछा। जी हाँ, मेजर ने बताया। वकील जगदीश चंद्र इस संगठन के हत्थे चढ़ गए। कारण यह था कि उनकी वकालत की थोड़ी सी आय से घर का निर्वाह नहीं हो पाता था। मुक्ति पथ के आदर्श भी देखने सुनने में ऊंचे थे। आर्थिक सहायता मिली तो उन्हें कुछ समय आराम से काटने का अवसर मिला। जब उन्हें पार्टी के असली विभत्स रूप का पता चला तो उनके मन में पार्टी के प्रति अवज्ञा की भावना पैदा हो गई। इसके बावजूद उनकी इच्छा यह थी कि कुछ दिन आराम की सांस ले लें। वह टाल मटोल से काम लेते रहे। ना वह पार्टी से किनारा कर सके और ना पार्टी में सक्रिय रह सके। नतीजा यह निकला कि वह उपेक्षा उनकी मौत का कारण बन गई। किसी भी खतरनाक मामले को टालते रहना प्रायः खतरनाक ही सिद्ध होता है। एक नागरिक ने पूछा, वकील जगदीश चंद्र के लिए उनकी टालमटोल की भावना खतरनाक कैसे सिद्ध हुई? मेजर ने बताया, पार्टी के संचालकों को पता लग गया कि वकील साहब उनसे कन्नी कतराने लगे हैं। इस अवधि में उन्हें पता चला कि मिसेज अपर्णा के साथी हरिदेव और गौतम ने मुक्ति पथ के विरोध में काम करना शुरू कर दिया है। हरिदेव और गौतम भी भाग गए कि मुक्ति पथ के सदस्य उनके बारे में क्या इरादे बांधे हुए हैं। दोनों को पता चल गया कि उन्हें मौत के घाट उतारने की योजना तैयार हो चुकी है। वे दोनों सतर्क थे। मिसेज अपर्णा के यहाँ से अचानक वे एक दिन लापता हो गए। वकील जगदीश चंद्र चूंकि टालम मटोल से काम ले रहे थे, इसलिए उन्हें दबाव में डाले रखना ही काफी समझा गया। पार्टी के लोगों को आशा थी कि वकील साहब पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। इसे संयोग ही कहिए कि घरेलू झगड़े में वकील साहब ने परिवार को गोलियों से भूख डालने के बाद स्वयं को भी समाप्त कर डाला, मगर ब्रिजेश चंद्र बाल बाल बच गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि वकील जगदीश चंद्र की मौत में मुक्ति पथ के सदस्यों का हाथ नहीं था। एक संवाददाता बोला, सीधा हाथ तो नहीं था, लेकिन मौत के मुंह में उन्हें मुक्ति पथ नहीं धकेला। मेजर ने बताया, उन्हें परेशान करके दबाव मिलाने के उद्देश्य से पहला काम यह किया कि आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। जो रुपया पहले दिया गया था उसे लौटाने के वास्ते निरंतर दबाव डाला गया। रुपया था नहीं तो वे लौटाते कहां से? यहाँ में मानव जीवन की दुर्बलता का
एक और विभत्स पहलू आपके सामने रखूंगा। मनुष्य के मन में प्यार की भावना कभी कभी भयानक मोड़ ले लेती है। प्यार करना और प्यार के लिए त्याग करना इंसान की महानता का प्रतीक है। जब कोई प्यार के वास्ते अनुचित बलिदान करने को तैयार हो जाता है तो उसका नतीजा बड़ा भयंकर होता है। वकील जगदीश चंद्र के परिवार में भी यही बात हुई। जरा स्पष्ट करके बताइए, एक पत्रकार ने कहा। मेजर ने कहा, भारतीय समाज पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से आज भी संसार में सर्वश्रेष्ठ समाज है। हमारे समाज में बेटी को बाप से अपार प्यार होता है। जगदीश चंद्र जी की बेटी सुपर्णा को भी अपने पिता से बड़ा प्यार था। उसे पता चला कि उसका पिता ऋण के बोझ तले पिसा जा रहा है। ऋण उतारने का कोई साधन नहीं था। वह अपना तन मन बेचकर भी पिता को ऋण मुक्त करना चाहती थी। तन बेचना कोई उचित बलिदान नहीं था। मुक्तिपथ के नेताओं ने वकील से लोमहर्षक बदला लेने के वास्ते उनकी प्यारी बेटी सुपर्णा को तन बेचने के वास्ते उकसाया और उसे भ्रष्ट मार्ग पर डाल दिया। तो क्या वह तन बेचने लगी थी? एक संवाददाता ने स्पष्टीकरण चाहा। जी हाँ, सुपर्णा के भाई ब्रिजेश चंद्र को बहन के लक्षण ठीक दिखाई ना दिए। उसने बहन का पीछा किया और उसे पता चल गया कि सुपर्णा किस राह पर चल रही है। घर आकर उसने पिता के आगे शिकायत की। पिता को अपनी बेटी के बारे में पता था कि वह उससे कितना प्यार करती है। वह कैसे सहन कर सकते थे कि प्राण प्रिय बेटी उनके वास्ते अपना शरीर बेचती फिरे। वह यह भी समझ गए कि मुक्तिपथ के नेताओं ने उन्हें पतन के किस कगार पर ला खड़ा किया था। एक पुलिस अधिकारी बोला, सवाल पैदा होता है कि वकील जगदीश चंद्र ने अपने परिवार को समाप्त करने के बजाय अपने दुश्मनों को क्यों ना मार डाला, जो उन्हें परेशान और भयभीत किए हुए थे। श्रीमान, प्राय ऐसा भी होता है कि पल भर में व्यक्ति कोई निर्णय कर लेता है तो तुरंत उसे कार्यान्वित भी कर डालता है। यह निर्णय अनुचित भी हो सकता है, मेजर ने स्पष्ट करते हुए कहा। वकील जगदीश चंद्र का दिमाग उन खास क्षणों में इतना निष्क्रिय हो चुका था कि क्रोध के तूफान में बह गए। वह कोई आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी। दुश्मन ने उन्हें ऐसी स्थिति में लापटका था कि अपने को मार डालना वकील साहब के लिए आवश्यक हो गया। वकील साहब के परिवार के नरसंहार और मुक्तिपथ के षड्यंत्र ने भीषण हत्याओं का ताना बाना बुन दिया। राजेश चंद्र को भी अपने माता पिता और बहन की हत्या का समाचार मिला। वह जान चुका था कि उसके परिवार के संहार में किसका हाथ था। राजेश चंद्र लड़ाकू सैनिक था। वह दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ आया कि वह पूरे मुक्तिपथ संगठन से प्रतिशोध लेगा। इस संकल्प को पूरा करने के वास्ते वह तैयार होकर आया। कैसी तैयारी करके आया? इंस्पेक्टर शशि मोहन ने पूछा। राजेश चंद सीमा पुलिस में था, जहां भूमिगत नागा सक्रिय थे, जो चीन से प्रशिक्षण पाकर आए थे। एक मुठभेड़ में ऐसा नागा विद्रोही मारा गया जिसके पास चीन में बनी हल्की मशीन गन थी। राजेश चंद ने वह मशीन गन छुपा दी। जब वह छुट्टी पर यहाँ आया तो वह मशीन गन अपने साथ लेता आया। मिसेज अपर्णा को अच्छी तरह मालूम था कि वकील जगदीश चंद्र पर क्या क्या गुजरी थी। उन्हें आशंका थी कि हरिदेव और गौतम की भी वैसी दुर्गति होगी। हरिदेव और गौतम के पास काफी पैसा था। वे कोई काम करना चाहते थे। वे इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए कि मुक्तिपथ के धार्मिक विचारों के प्रचार का उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा। इसी भावना से वे मुक्तिपथ संगठन के सदस्य बने। मगर कुछ समय बाद उन्हें पता चल गया कि मुक्तिपथ का धार्मिक रूप केवल ढोंग था। मिसेज अपर्णा मुझे इस संगठन के बारे में सूचित करना चाहती थी। इसी मनोरथ से उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। तो आपको मिसेज अपर्णा ने यहाँ बुलवाया था? एक पत्रकार ने पूछा। जी हाँ, मेजर ने बताया। मेरे आने से पहले मिसेज अपर्णा ब्रिजेश चंद्र से मिली। उसे उसके परिवार के संघात की पृष्ठभूमि बताई और उसे प्रतिशोध के लिए तैयार कर लिया। जब राजेश चंद ने मिसेज अपर्णा को बताया कि वह भी इसी संकल्प के साथ छुट्टी पर आया है, तो मिसेज अपर्णा पूरा सहयोग देने को तैयार हो गई। उन्होंने मिस अनुपमा को भी पत्र लिखकर बुलवा लिया। तुम्हें किस वास्ते बुलवा लिया? इंस्पेक्टर ने पूछा। इसका उत्तर मैं आपको इस पृष्ठभूमि के साथ दे रहा हूँ कि मुक्तिपथ का समूल नाश करने का निश्चय मिसेज अपर्णा पहले ही कर चुकी थी, मेजर ने स्पष्ट करते हुए कहा। राजेश चंद्र ने जब इन्हें बताया कि वह भी बदला लेने को आया है तो सोने पर सुहागा हो गया। नंदलाल, यशोदा, आशिमा और रघुनंदन की सेवाएं मिसेज अपर्णा ने पहले ही प्राप्त कर ली थी। मिस अनुपमा को बुलाने का कारण यह था
कि ये दोनों अभिन्न सहेलियां थी। साथ ही अनुपमा जी से इनकी एक और सहेली का सहयोग लेना जरूरी था। वह है मिसेस त्रिवेणी गुप्ता, जो अरविंद प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। मुक्ति पथ का अड्डा था अरविंद प्राइमरी स्कूल, और त्रिवेणी जी के माध्यम से मुक्ति पथ संगठन की गतिविधि का रत्ती रत्ती समाचार मिल सकता था। एक संभ्रांत नागरिक ने पूछा, तो क्या मिस अनुपमा ने सहयोग देना स्वीकार कर लिया? हाँ, मेजर ने बताया। इसका कारण यह था कि मिस अनुपमा को राजेश चंद से प्यार था। अनुपमा जी वैसे भी देश सेविका है। देश विद्रोहियों से अगर किसी का प्रेमी लोहिया लेने लगे तो प्रेमिका पीछे कैसे रह सकती है। इन्होंने रातों रात योजना बनाई और मिसेस अपर्णा की प्राण रक्षा के वास्ते इन्हें मृत घोषित कर दिया। मुक्ति पथ की एक सदस्य की हत्या करके उसका शव नाले में फेंक दिया गया ताकि उसे मिसेस अपर्णा की लाश बताया जा सके। उसकी हत्या करने में राजेश चंद से एक भूल हो गई। इन्होंने मशीन गन की गोली से उसकी हत्या की थी। इस भूल को छिपाने के वास्ते इन्होंने दौड़ धूप शुरू की। इंस्पेक्टर साहब ने पोस्टमार्टम के वास्ते लाश को जनरल अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंचा दिया था। इधर राजेश चंद्र भी यह जाहिर नहीं होने देना चाहते थे कि इनके पास चीनी मशीन गन है। पोस्टमार्टम में अगर वह गोली मिल जाती तो राजेश चंद्र का भेद खुल सकता था और पुलिस को मशीन गन का पता लगने पर इनके ऊपर संदेह हो सकता था। मुर्दाघर में पड़ी लाश की सिर पर से गोली निकालना जरूरी था। इस काम के वास्ते यशोदा, नंदलाल और रघुनंदन को भेजा गया। ओ, अब समझा कि मुर्दाघर में पड़ी लाश का चेहरा क्यों विकृत था और उसकी खोपड़ी कैसे फूटी। मेजर ने अपना कथन आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बीच मुक्ति पथ के लोगों को हरिदेव और गौतम के ठिकाने का पता चल गया। वे दोनों दुश्मन के हत्थे चढ़ गए। उधर त्रिवेणी जी के माध्यम से मिस अनुपमा को भी पता चल गया कि हरिदेव और गौतम को किस जंगल में कहाँ मारा जाएगा। राजेश और ब्रिजेश ने दुश्मनों का उस जंगल तक पीछा किया। जब मुक्ति पथ के लोगों ने हरिदेव और गौतम की गर्दनें उड़ा दी और खुली जीप में लौटने लगे, तब राजेश चंद ने उन सब हत्यारों को गोलियों से भून डाला। क्या आप उस जांच के दौरान यह भेद समझ गए थे कि गोलियां मशीन गन से चलाई गईं? इंस्पेक्टर शशि मोहन ने कहा। जी हाँ, मेजर ने बताया। उस घटना के दौरान एक बात और भी आश्चर्यजनक हुई। जीप में से एक पेचदार चाबी मिली जिसमें एक ट्रेसिंग पेपर तय करके रखा गया था। उस कागज के टुकड़े पर रेल विभाग के महाप्रबंधक दिगंबर प्रसाद, न्यायाधीश प्रबोध तिवारी और संसद सदस्य अब्दुल शकूर को समाप्त करने की योजना का संकेत अंकित था। जीप में मारे गए लोगों की हत्या कराने का मुझे अनुपमा जी पर संदेह हुआ। मैंने इनकी निगरानी के लिए सुधीर और डोरा को भेजा तो इन्होंने इसमें अड़चन डाली और गोलियां बरसा दी। सुधीर और डोरा ने इन्हें घेरे में ले लिया। कार में से नंदलाल और रघुनंदन तो भाग निकले, मगर यशोदा को मेरे साथी पकड़ लाए। इन तीनों ने मेरे सामने झूठ बोला कि ये दुश्मन के वास्ते काम कर रहे थे, अर्थात मुक्ति पथ का साथ दे रहे थे। सच्चाई इसके विपरीत थी। जब रेल विभाग के महाप्रबंधक की हत्या की गई तो दोनों प्रतिद्वंदी दल सक्रिय थे। एक दल के लोग राष्ट्र के कर्मचारियों को समाप्त करने पर तुले बैठे थे, जबकि दूसरे दल के लोग हत्यारों का सफाया करने की ठाने हुए थे। उसी अवसर पर एक और घटना घटी। कौन सी? एक पत्रकार ने उत्सुकता से पूछा। मुक्ति पथ से मिले हुए जब 3 स्वयंसेवकों को भून डाला गया तो हमने हत्यारों का पीछा किया। हमलावरों ने हमारे ऊपर गोलियां तो चलाई, मगर निशाना लेकर नहीं। गोलियां हमारे सिरों के ऊपर से निकल गईं। इस घटना ने मेरे आगे रहस्य की तह में पहुंचने का द्वार खोल दिया। इसके बाद न्यायाधीश प्रबोध तिवारी की कार में हथगोले फेंकने वालों को भी यमलोक की राह दिखा दी गई और लाशें कहीं जला दबा दी गई। जब संसद सदस्य अब्दुल शकूर की हत्या की गई तो उस अवसर पर भी मेरे साथियों पर हमलावरों ने एक गोली तक नहीं चलाई, जबकि ये बीच मैदान में थे। इन्होंने केवल उन्हीं को गोलियों से भूना जिन्होंने संसद सदस्य की हत्या की थी। वैसे इन्हें पता था कि मैं और मेरे साथी दिन रात इस टो में थे कि असली हत्यारों को खोज निकाले। इसका साफ मतलब यह था कि हमलावर हमें अच्छी तरह पहचानते थे और हमारी जान के रखवाले थे। यहाँ मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं। वह कौन सी? इंस्पेक्टर शशि मोहन ने पूछा। मुझे बड़ी सफाई से बेहोश करके अपहृत किया गया।
अपने अड्डे पर ले जाकर मिसेज अपर्णा ने मुझसे वचन लिया कि अगले 3-4 दिन तक मैं अपनी खोजबीन का भेद पुलिस को ना बताऊं। अच्छा, आपसे वचन लिया गया था? इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित रह गए। मेजर ने कहा, ऐसा वचन लेने का अर्थ स्पष्ट था। अपर्णा जी चाहती थी कि दुश्मन अपनी योजना के अनुसार जब देश के बड़े बड़े लोगों को मारने की कोशिश करे तो वे हत्यारों के पूरे गिरोह का सफाया कर डालें। उतने समय तक ही मुझे रोका गया था। अनुपमा जी की गतिविधि से मैं समझ गया कि वास्तविक भेद क्या है। मशीन गन की गोलियों से मुझे पता लग चुका था कि दुश्मन का दुश्मन कौन था। अनुपमा जी पर आपको कैसे संदेह हुआ? एक संवाददाता ने पूछा। मेजर ने मुस्कुराकर बताया, मैंने एक रात अचानक अरविंद प्राइमरी स्कूल में अनुपमा जी को देख लिया था। उस समय वह मिस त्रिवेणी जी के साथ थी। अनुपमा की नजरें मेजर और सोनिया से मिली तो लाज के मारे उनके कपूल दहक उठे। वह समझ गई कि जब त्रिवेणी उनके ऊपर लेटी हुई थी तो मेजर ने उसे देख लिया होगा। मेजर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दुश्मन ने अपनी योजना पूरी कर ली तो अपर्णा जी की योजना भी सिर चढ़ गई। लेकिन नाटक को अभी अपने शिखर पर पहुंचना था। अचानक त्रिवेणी के माध्यम से अपर्णा जी को सूचना पहुंची कि कल रात 11 बजे अरविंद प्राइमरी स्कूल में 2 नए युवकों को मुक्ति पथ में शामिल किया जाने वाला है। मुझे इन्होंने फोन पर बताया कि मैं रात को 5:15 घटना स्थल पर पहुंचूं। इनकी योजना यह थी कि नए युवकों को मुक्ति पथ में दीक्षा लेने से रोका जाए। मुक्ति पथ के नेताओं को यमपुरी भेज दिया जाए। बाद में सब लोग आत्महत्या कर ले। मुझे इसी वास्ते 2 घंटे के बाद बुलाया गया। अच्छा, यह तो बड़ी बुरी बात होती कि जिन लोगों ने जान हथेली पर रखकर देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाया और वह आत्महत्या कर लेते। एक पत्रकार ने कहा। आपने बिल्कुल सही राय दी। मैं भी आपसे सहमत हूँ, मेजर ने कहा। यहाँ मैं मिसेज अपर्णा के साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने साथियों को गजब की प्रेरणा दी। एक पुलिस अधिकारी ने पूछा, कैसी प्रेरणा? मिसेज अपर्णा ने अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने और नए युवकों को पथभ्रष्ट होने से बचाने के बाद कहा, बहादुर लोगों को कायरता की मौत मरना शोभा नहीं देता। इसी कारण मेरी दृष्टि में ये लोग अपराधी होने पर भी अपराधी नहीं है। इन्होंने देश को अराजकता से बचाने के वास्ते छोटी सी निजी कोशिश की है। यह कोशिश चाहे छोटी सी है, मगर इसके परिणामों पर ध्यान दें तो ये बहुत बड़ी और अत्यंत सफल कोशिश है। कानून की दृष्टि में यह भले ही अपराध हो, मगर यह अपराध देश की रक्षा के वास्ते किया गया है। यह अपराध हमारे देशवासियों को चिताने के वास्ते किया गया है। अब यह कानून के रखवालों का काम है कि इनके अपराध को किस दृष्टि से देखते हैं। सब लोग राजेश चंद्र, ब्रिजेश चंद्र, मिसेज अपर्णा, मिस अनुपमा तथा उनके साथियों की ओर देखने लगे। 3 महीने के बाद देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। 20 सूत्री योजना की भी घोषणा हो गई। कुछ प्रतिक्रियावादी, फासिस्ट और सांप्रदायिक पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया गया। इस समाचार से सबसे अधिक प्रसन्नता मेजर बलवंत को ही। देश को महाविनाश के कगार से बचा लिया गया था। देशवासियों के चरित्र को पवित्र बनाने और राष्ट्र का आर्थिक ढांचा मजबूत करने के उद्देश्य पर अमल शुरू हो गया। मेजर को मिसेज अपर्णा, मिस अनुपमा, राजेश, ब्रिजेश और उनके साथियों की याद आई, जिन्होंने बड़े साहस के साथ प्रतिहिंसक शक्तियों के भयानक चेहरे उधेड़ कर रख दिए थे। उन्हें 3-3 वर्ष से अधिक की कैद ना हुई। मेजर को पूरा विश्वास था कि आगे और भी कमी हो जाएगी। आज का वीडियो और उपन्यास यहीं समाप्त होता है। अगले नई वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।